Hey guys, welcome back to second part of the dark side of internet. In the last episode, we have discussed the seven layers of internet and how they work. And in today's episode, we are going deeper in the dark side of internet. If you haven't watched the last episode yet, the link is in the description. So let's get started with the how to access the dark web securely. ओके तो कोई बंदा या व्यूअर जेन्युइनली क्यूरियस हो एंड डार्क वेब एक्सप्लोर करना चाहता हो तो वो कैसे कर सकते हैं क्या सेफ तरीका है पहले तो ये बात क्लियर करना जरूरी है कि डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है। डार्क वेब पे जो चीजें होती है उनमें इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि गवर्नमेंट डार्क वेब को सर्कुलेट नहीं कर सकती, मतलब कि सर्वेलेंस पे नहीं रख सकती, क्योंकि वहां पे किसी भी लोगों की आइडेंटिटी असली नहीं होती है। तो अगर कोई व्यूअर सच में क्यूरियस हो कि उनको डार्क वेब एक्सेस करना है और सेफ तरीके से करना है, तो उसके कुछ स्टेप है। और जो बेसिक वेबसाइट है कि जो सबसे पहले डार्क वेब पे जो यूजर जाता है, तो डार्क वेब के हिसाब से सबसे सेफ वेबसाइट वो मैं बताता हूँ कैसे होता है। ओके तो फर्स्ट स्टेप है अपने सिस्टम पे वीपीएन इंस्टॉल करो। वीपीएन इंस्टॉल हो जाए उसके बाद अपना आईपी एड्रेस सिक्योर कर लो। आईपी एड्रेस मतलब कि हम जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तो हमारा इंटरनेट पे एक एड्रेस होता है कि जिसकी मदद से कोई भी लोग जिसको नॉलेज है कि आईपी एड्रेस ट्रैक कैसे करते हैं, तो उस चीज़ की मदद से वो हमको ट्रैक कर सकते हैं, हमारे लोकेशन जान सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो कोई रिलायबल वीपीएन, जैसे कि एक्सप्रेस वीपीएन है, नोड वीपीएन है, ऐसा कोई यूज करो। उसके बाद सीधा अपने सिस्टम पे मत जाओ। उसके लिए या तो कोई लिनक्स लिनक्स ओएस, जैसे कि काली काली लिनक्स है, वैसे बहुत सारे लिनक्स ओएस है, वो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करो, या फिर कोई वर्चुअल मशीन बना लो इस ओएस के साथ। उसके बाद जब अपना सिस्टम रेडी हो जाए, तो उसके बाद उसमें ब्राउजर इंस्टॉल करो, टॉर ब्राउजर, क्योंकि क्रोम ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, उन सब ब्राउजर से हम डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमको पर्टिकुलर ब्राउजर चाहिए, जो होता है टॉर ब्राउजर। ये टॉर ब्राउजर ऐसा है, इसको ओनियन ब्राउजर भी बोलते हैं, कि ओनियन ब्राउजर पे अगर हमको किसी भी चीज को एक्सेस करना है, किसी भी सिक्योरिटी को बाईपास करना है, तो हम टॉर ब्राउजर की मदद से कर सकते हैं। क्योंकि क्रोम ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, उसमें बहुत सारे लिमिटेशन है। राइट कि कहीं पे आगे जाके हमको वो कहीं पे ना कहीं पे रोक ही देगा, लेकिन टॉर ब्राउजर में वो लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि टॉर ब्राउजर सीधा कनेक्ट होता है सर्वर के साथ, बीच में कोई फायरवॉल वायरवॉल नहीं है, जिसकी मदद से हमारा सिस्टम सिक्योर रहता है, हमारा डेटा सिक्योर रहता है। तो उसके बाद ये हो गया हमारा पूरा सिस्टम का सेटअप। अब सबसे पहले जाओ द हिडन विकी में। तो ब्राउजर हिडन विकी डार्क वेब का सबसे सेफेस्ट वेबसाइट है। ओके इंटरनेट का नहीं, डार्क वेब के हिसाब से सबसे सेफेस्ट वेबसाइट है, कि जहाँ पे हमको डिटेल्स मिल जाएगी, मतलब कि किसी कोई कोई अनहोनी हुई है, कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड से कई कई चीजें जो लीक हो जाती है, वो सब हिडन विकी पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हिडन विकी सर्च करो, और उसके बाद अगर आगे कहीं पे एक्सप्लोर करना है, तो बहुत सारे टॉर ब्राउजर से आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी वार्निंग, कभी भी टॉर ब्राउजर पे या किसी भी डार्क साइट पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत डालो। पर्सनल मतलब कि रियल इंफॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी, वो सब चीजें कभी भी टॉर ब्राउजर या फिर डार्क वेब से एक्सेस मत करो, या फिर उधर एंटर मत करो। उसकी उसकी वजह से आपका बहुत सारा डेटा लॉस हो सकता है, आपका सिस्टम हैक हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मतलब कि इंस्टाग्राम ओपन करना टोर ब्राउजर में सबसे बड़ी गलती होगी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर आपने गलती से भी टॉर ब्राउजर पे इंस्टाग्राम लॉगिन कर दिया, तो समझो आपका इंस्टाग्राम हैक हो गया। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी डिटेल्स आज से हाँ, पर्सनल डिटेल्स होती है बहुत सारी डिटेल्स रहेगी इंस्टाग्राम पे। ओके तो डार्क वेब पे एक्चुअली में मिलता क्या है सारी इलीगल चीजें नहीं, ऐसा नहीं है कि डार्क वेब पे सिर्फ इलीगल चीजें ही मिलती है। डार्क वेब के वैसे से देखे ना तो तीन भाग बढ़ते हैं। एक है
इलीगल कंटेंट, एक है लीगल कंटेंट और एक है ग्रे कंटेंट। Okay. तो हम लीगल कंटेंट से स्टार्ट करें तो लीगल कंटेंट पे जो चीज़ें होती हैं ना वो सब मोस्ट ऑफ द टाइम वो गवर्नमेंट की चीज़ें होती है। गवर्नमेंट ऑथोराइज मतलब पीसीआई है, रो है, आईएसआईएस है। मतलब कि वैसे देखें ना तो जो डार्क वेब पे जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती है ना वो गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल सिक्योर रहती है, क्योंकि कोई नॉर्मल यूजर को वहाँ पे जाके एक्सेस करेगा नहीं। और अगर बाई चांस कोई भी नॉर्मल यूजर वहाँ पे गया एक्सेस करने के लिए तो वहाँ पे जो उसके सिक्योरिटी वाले बैठे हो मतलब कि साइबर हैकर बैठे होते हैं उन लोगों के, वो सीधा उनको ट्रेस कर पाएंगे, क्योंकि भले ही आपकी आइडेंटिटी डार्क वेब पे एनोनिमस है लेकिन जो हैकर्स होते हैं ना वो किसी भी तरीके से आपको ढूंढ लेंगे वहाँ पे। तो ये है लीगल कंटेंट। अगर ग्रे कंटेंट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, डीप रिसर्च होती है। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपने पूरा इंटरनेट छान लिया है, मतलब कि 3% ऑफ द इंटरनेट छान लिया है, अगर उससे ज़्यादा भी आपको उसके बारे में जानना है, बात करना है किसी के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ बात करना है, तो वो सब भी डार्क वेब पे होता है। तो ये क्योंकि ग्रे एरिया सिर्फ डिस्कशन के लिए होता है? हाँ, और ग्रे एरिया मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कशन के लिए यूज होता है, क्योंकि वहां पे जाके अगर अपने किसी के साथ डिस्कशन करना स्टार्ट किया, अगर वो अपने अपने सिर्फ पर्पस के लिए मतलब कि आपके हॉबी के लिए रिसर्च के लिए यूज किया है तो फिर वो लीगल कंटेंट है, क्योंकि डार्क वेब एक्सेस करना इलीगल तो है नहीं। और अगर आपने इस डिस्कशन में अगर किसी को हरेस किया, किसी को हायर किया, मतलब कि हैकर को, हिटमैन को हायर किया, तो फिर वो इलीगल कंटेंट में चला जाता है। तो बेसिकली ग्रे एरिया में लीगल एंड इलीगल दोनों कंटेंट हाँ हाँ, दोनों दोनों चीजें रहती है। और इलीगल कंटेंट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे चीज होती है, जैसे कि रेड रूम्स है, सिल्क रोड है, अल्फा बाय है, हैकर्स कम्युनिटी है, हिटमैन कम्युनिटी है। इससे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि अगर आपने मूवीज का शौक हो गया तो आपने जॉन विक का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, तो जॉन विक का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डार्क वेब में मिल जाता है आपको, कि अगर आप किसी को मरवाना चाहते हो या फिर किसी का मर्डर करना चाहते हो तो आपको डार्क वेब पे हिटमैन मिल जाएंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हो और अगर बाई चांस आप गलती से ऐसी वेबसाइट पे चले गए और अगर अगर आपने अपने ही मर्डर का सुपारी किसी को दे दिया तो फिर आप बचने नहीं हुआ। ओके। वहाँ पे एक वर्ड यूज किया रेड रूम्स, वो क्या होता है? वो रेड रूम्स ऐसा होता है कि बेसिकली अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूँ तो रेड रूम मतलब टॉर्चर रूम। पर एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ आपको, तो यूट्यूब पे यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम करते हैं, उससे कन्वर्सेशन करने के लिए लोग जो के व्यूअर्स है वो सुपर चैट्स देते हैं। सुपर चैट्स देते हैं तो मैसेज अलग से पॉपअप होके आता है बाहर और वो पढ़ते हैं। उनको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे किसी व्यूअर ने मेरे को ये करने को बोला है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर दे देगा। क्वेश्चन पूछा है तो, और उसने कुछ चीज करने को बोला है, अगर पॉसिबल होगा तो वो कर देगा वो। वैसे ही रेड रूम्स में भी लाइव स्ट्रीम ही चलती रहेगी, लेकिन वहाँ पे कोई यूट्यूबर नहीं बैठा होता, या फिर कोई इंसान, वहाँ पे एक बंदा या बंदी को एक रूम में बांध कर बिठाया जाता है। फिर जो व्यूअर होते हैं वो बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करके जो रेड रूम का होस्ट होता है उसको बोलता है कि इसको ऐसे टॉर्चर करो, अलग अलग वीज बताते हैं टॉर्चर करने के लिए। तो टॉर्चर देखने में भी लोगों को मजा आता है। वहाँ पे बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन होता है, बिटकॉइन को कोई ट्रेस नहीं कर सकता। सारी इलीगल चीजें उसमें होती है। हाँ, सारी इलीगल चीजें जैसे कि रेड रूम्स मैंने बताया, एमुनेशन का सब स्मगलिंग हो गया, ड्रग्स का स्मगलिंग हो गया। 2012 में एक आया था सीसीआर 3301, उससे भी बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन और वो सब हुई थी, लीक हुई थी। ओके, ये सिसियाना 3301 क्या है? ये सीसीआर 3301 2012 में एक पजल आया था जो इंटरनेट के हर कोने में मतलब कि पोस्ट किया गया था। और इस पोस्ट की मदद से इस लोग जो पजल बना सीसीआर 3301 के पीछे जो लोग थे, जो हैकर थे, उन्होंने इन पजल को ऐसे बनाया था, हर यूजर के लिए ये पजल अलग होता है। ओके। अगर आपने देखा तो आपके फोन में दिखता सिमिलर है
लेकिन उनका आंसर जो आप फिल करोगे ना पजल का, वो सब अलग अलग होता है सबके लिए। और उस चीज की मदद से उन्होंने शायद शायद सब मानो ना कि 80 to 90 मिलियन लोगों की एक पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की थी। पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनका मोबाइल नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पर्सनल नेम, एड्रेस, और वो सब भी लीक किया। ओके, ये मरियाना वेब भी एक मिस्ट्री है, राइट? हाँ, मरियाना वेब भी मिस्ट्री है, क्योंकि जैसे समुंदर का भी हमने 5 to 10% पोर्शन ही कवर किया है, वैसे ही मरियाना वेब जो इसका नाम पड़ा है, वैसे ही लोगों को भी नहीं मालूम कि मरियाना वेब डार्क वेब पे, मतलब कि डार्क वेब के क्या है मरियाना वेब क्या है? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अगर बहुत अंदर जाओ तो रियलिटी बैंड होती है। मतलब कि मल्टीवर्स ओपन होता है, कि अगर आपको मल्टीवर्स से किसी से बात करना हो, अगर आपके दूसरे वर्जन से बात करना हो, तो लोग ये भी बोल रहे हैं। इस चीज पे लोग ये भी बोलते हैं कि ये इल्यूमिनाटी है, और वो सब जो सीक्रेट सोसाइटी है, वो सब भी यहाँ पे ऑपरेट करती है। मतलब कि लोग तो बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाते हैं इसके अराउंड, क्योंकि मरियाना में ऐसे देखे ना तो कोई पर्टिकुलर लेयर नहीं है बोला कि ऐसी ऐसी वेबसाइट से मरियाना वेब पे। लेकिन मरियाना वेब जो इतना डीप पार्ट है वेब्स का, इंटरनेट का, कि लोगों को मालूम नहीं है कि वो मरियाना वेब में आ गए और वो क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बहुत खतरनाक लोग हैं ये पूरा स्काई जैसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी इंटरनेट के किसी पोर्शन में जाके अगर रियलिटी बैंड हो रही हो, तो रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में कुछ डिफरेंस नहीं रहा है। ओके, तो अभी कुछ रियल डार्क वेब स्टोरी से बारे में बात करते हैं। जरूर। सबसे पहले सिल्क रोड ऐसी वेबसाइट थी कि जो सबसे फेमस हुई थी जब वो बंद हुई तब। उसको रोज उल्स्ट्रिच करके ना कोई नाम का बंदा था, उसने वेबसाइट बनाई थी। ये एक ऐसी इलीगल वेबसाइट थी कि जिसपे सब चीजें स्मगल होती थी, जैसे कि ड्रग्स, गन्स, वेपन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो सब चीजें यहाँ पे होती थी। और इसको 2013 में एफबीआई ने शट डाउन करवाया था। और उसके बाद ये वेबसाइट बहुत ज्यादा फेमस हुई। उसके बाद है तो हिटमैन। अभी ये वेबसाइट नहीं चलती है? नहीं, अभी ये वेबसाइट नहीं है अवेलेबल। उसके बाद बात करें तो हिटमैन वेबसाइट, मतलब कि ये वेबसाइट का नाम तो नहीं है, लेकिन उसको बोलते हैं हिटमैन वेबसाइट। मोस्टली द स्कैम होती थी। अगर आपने उसको किसी को हायर किया, उस वेबसाइट से किसी को ऑर्डर किया फिर कुछ भी करने के लिए हिटमैन को, तो आपको बोलते थे कि हाँ हाँ आपका काम हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं था। आपके पास से बिटकॉइन लेके निकल जाते थे कुछ गली से। फ्रॉड होता था, हाँ। इसीलिए हिटमैन वेबसाइट्स पे अभी कोई, मतलब कि जो बंदे होते हैं वो ज्यादातर भरोसा नहीं करते। फिर है एशली मेडिसन हैक करके। ये एक स्टोरी ऐसी है कि ये 2007-2008 के आसपास एक रैंसमवेयर अटैक किया था ऑल अराउंड इंटरनेट। यहाँ पे ऐसा था कि अगर आपका पीसी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो आपके पीसी में ये वायरस आ जाएगा। सिर्फ इंटरनेट के साथ इंटरनेट साइट के साथ कनेक्टेड है तो ये वायरस आपके पीसी में आ जाएगा। और ये वायरस ऐसा था कि आपके पीसी को कोई इफेक्ट नहीं करता था, लेकिन वो पीछे बैठे बैठे आपका पूरा का पूरा डिटेल्स निकाल लेता था कि आप कहाँ रहते हो, आपका डेली रूटीन क्या है, आप इंटरनेट पे क्या सर्च करते हो, आपका नाम क्या है, पूरा हैक हो जाता है, पूरा सिस्टम हैक हो जाता है, लेकिन आपके सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और एक बात, उसके बाद आपकी कोई प्राइवेट फोटोज है, वो सब प्राइवेट डिटेल्स है, अगर उनके पास पहुंच गई तो फिर वो आपको ब्लैकमेल करना चालू कर देंगे। तो ये एक्चुअली में हुआ है? हाँ, ये एक्चुअली में हुआ है, और अभी भी होता है ऐसा कई बार। आपने कई बार सुना होगा कि हमारा फोन है वो है, हमारा गूगल अकाउंट है वो, ऐसे कैसे होता है। अभी न्यूज में भी कई सारी जगह पे ऐसा न्यूज आती है कि अगर इस नाम से कोई एप्लीकेशन आए तो अपने मोबाइल में इंस्टॉल मत करो। हाँ, लिंक आता है तो ओपन मत करो। गूगल पे, प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐसे फेक लॉन्च के एप्लीकेशन घूम रही है। आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया और अब लॉन्च लेना है किसी को,
तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, आप अपना पान कार्ड लो, आधार कार्ड लो, आपका सिबिल स्कोर चेक होगा, इस हिसाब से आपको वहां से पूरा डेटा चला डेटा ऑफर होता है। ये मैं लीगल प्रोसेस बोल रहा हूँ। आपके घर पे इंक्वायरी आएगी कि आप क्या काम करते हो, आपका क्या मंथली सैलरी है, इनकम है, ईयरली क्या इनकम है, आपके फुल फैमिली की इनकम क्या है, उस सब चीज के ऊपर आपको लोन मिलना है। लेकिन इन सब एप्लीकेशन में क्या होता है, आपने इंस्टॉल किया, आपके पास से आपका कॉल का इंफॉर्मेशन मांगेगा, एसएमएस का इंफॉर्मेशन मांगेगा, गैलरी का इंफॉर्मेशन मांगेगा। ये सबसे पहले अगर आप बाई चांस, ये सब स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स अगर किसी को आपको मतलब कि ट्राई करें आप, अगर आपको लोन के एप्लीकेशन में गैलरी का एक्सेस मांगे ना, तो समझ जाओ कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन। तो गैलरी का एक्सेस क्यों? वही बात है ना, हमको गैलरी का एक्सेस क्यों चाहिए? राइट। अगर और फिर आगे आप प्रोसेस करेंगे ना, तो आपके पास से कुछ नहीं लेगा वो, बात ना ही आधार कार्ड मांगेगा, ना पैन कार्ड मांगेगा, आपके पास से सिर्फ अपना यूपीआई या फिर बैंक अकाउंट होगा। पहली बार आप देखोगे तो आपको ऐसे अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा ऑफर देंगे कि 6,000 का लोन है, 6 महीने के लिए, नो इंटरेस्ट है। मतलब कि 6,000 का लोन 6 महीने के लिए आप दोगे तो 1,000 पर मंथ हुआ, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग फी 50% ले लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर जब वो लोन रिपे कर देते हैं ना, फिर भी उसको अरेस्ट करते हैं, क्योंकि उसकी गैलरी का एक्सेस है उसके पास, तो उसके फोटोज और वो सब उसने निकल लिया हो, उसके ऊपर से अरेस्ट करते हैं सब। ये सब होता है डार्क वेब से। सब पहली बार सुना है, बट बहुत डरावना है ये सारा। ये सब सुन के लगता है कि हमें उससे क्या लेना देना, बट रियलिटी में क्या है? वैसे बोले ना तो नॉर्मल यूजर्स को ऐसे तो डायरेक्टली डार्क वेब के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन डार्क वेब में जाके जो लोग बैठे हैं ना, उनको नॉर्मल यूजर के साथ बहुत लेना देना है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को कुछ पता नहीं होता कि ऐसे ऐसी भी चीजें होती है। राइट। तो अगर वो रैंसमवेयर वाला मेल भेज दिया किसी को, नॉर्मल यूजर को, अगर और उसने उसको ओपन कर दिया तो उसका सिस्टम पूरा हैक हो जाएगा। वैसे ही अगर डार्क वेब में जो मास्टर्स माइंड लोग बैठे हैं ना, वो आपस में तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो अगर उन लोगों ने साथ में मिल के सोच लिया कि नॉर्मल यूजर्स को, मतलब कि नॉर्मल यूजर को उसने टारगेट बना लिया कि इतने लोगों को उनको डिटेल्स करना है, डिटेल लीक करना है, तो वो कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल यूजर को उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। राइट। तो आपके अकॉर्डिंग फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में क्या हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर में सबसे बड़ी चीज तो नॉर्मल यूजर्स के लिए यही है कि जिस लोगों के पास नॉलेज होगा ना, वो सिक्योर रहेंगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यूजर्स को अपनी साइड से सिक्योरिटी रखनी चाहिए, कि नॉलेज लेना चाहिए कि अगर जैसी कोई फिशिंग लिंक है, कि अगर आपको मालूम नहीं है कि ये नंबर किसका है और उस नंबर से लिंक आया है, कोई एप्लीकेशन आया है, तो अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में कुछ इंस्टॉल ना करें, ये लिंक ओपन ना करें, क्योंकि उस चीज की मदद, चीज किससे, अपना पूरा सिस्टम का डेटा, अपना पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन वो डार्क वेब पे सीधा लिंक हो जाता है। और दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट को ऐसी लिंक्स, वेबसाइट्स, ऐसे लोग, वो सब चीजों पे थोड़ा सर्विलेंस बढ़ाना चाहिए, एआई मॉडरेटर रखना चाहिए कि वो एआई है तो वो, अभी एआई का टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है ना कि वो पूरा वेबसाइट सर्च करके चेक कर सकते हैं कि ये वेबसाइट रियल है या फिशिंग वेबसाइट है। तो उस तरीके से गवर्नमेंट को भी यही चीज करनी चाहिए। बैलेंस बनाना काफी मुश्किल है, बट हाँ, बैलेंस बनाना मुश्किल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स को मालूम नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत नॉलेज नहीं, बहुत टेक्निकल चीजें भी है यहाँ, तो उसके लिए बैलेंस बनाना मुश्किल रहेगा, इसीलिए गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा सर्वेलेंस और ये मॉडरेटर लगाना चाहिए। सो गाइस, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ही डार्क वेब पे और डीप जाए और एआई क्लोन्स, इलीगल सर्विलेंस और डार्क वेब पे ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं उसके बारे में बात करें, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सिर्फ नेटफ्लिक्स एंड इंस्टाग्राम जानते हो। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर किसी के फोन पे किसी भी अननोन नंबर से लिंक आया हो कोई,
और मेल आया है अननोन, तो उस मेल को और लिंक को कभी भी ओपन मत करो, क्योंकि उससे आपकी सिक्योरिटी हार्म हो सकती है। डेफिनेटली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।